This is Neha Iqbal, your social science educator. I hope children you must have watched my previous video. मजा आया होगा स्टोरी सुनने में, स्टोरी जानने में, लुइस फिलिप के बारे में जानने में. If you haven't watched it, I'm sharing the link here. Please go and watch it so that you can get this video properly. And children, the most important thing is that what is the date today? It is 14 July. And if you remember this chapter, French Revolution, the Bastille Day is celebrated on this day. Why people of France, they attacked Bastille, the symbol of despotism, in order to spread the feeling of nationalism. अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की मांग की थी. आज के दिन लोगों ने बेस्टिल पे अटैक किया था. So children, if you want to know more about the Bastille, please go and watch my previous videos. So it is 14 July, the Bastille Day, which is celebrated in France. So children, let's move on. Today we have to study with the topic, the Reign of Terror. चिल्ड्रन, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि एक नाम नहीं भूलना है, जो कि था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. मैंने कहा था कि ये एक विलन है. इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी. विलन होने के बावजूद भी कुछ अच्छी चीजें भी की थी. कुछ अच्छी चीजें भी थी तो कुछ बुरी चीजें भी थी. जो बुरी चीज की थी ना, वो ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इनको बोला गया विलन. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रेन ऑफ टेरर इसलिए बोला गया है बिकॉज द वे ही यूज्ड टू पनिश पीपल, दैट वाज फुल ऑफ टेरर. लोग डर जाते थे. लोगों को लगता था पता नहीं कि अब हमारे साथ क्या होगा, कहीं ऐसा नहीं है हमें भी मार दे. इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को 1793 to 1794 it is known as the Reign of Terror. So children, now there was a government of Jacobin club, and last video we studied that there was National Assembly. Louis XVI was executed publicly. अभी तो हमारी किसकी सरकार थी? जैकोबिन की थी, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रूल कर रहे थे. ही वॉज द लीडर ऑफ दिस गवर्नमेंट. ये इतने स्ट्रिक्ट थे अपने रूल्स एंड पॉलिसीज के लिए कि कोई भी इनके खिलाफ जाता था या डिसोबे करता था या इनके रूल्स के खिलाफ बोलता था या पॉलिसीज को नहीं मानता था, तो वो ये तो बहुत बुरी तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन को पेनलाइज कर देते, पेनफुल पनिशमेंट देते थे. अब वो पेनफुल पनिशमेंट क्या थी? दैट पर्सन वाज गिलेटिन. उसको गिलेटिन कर दिया जाता था. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये गिलेटिन क्या है? ये गिलेटिन एक किलिंग मशीन है. मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ. उस पिक्चर में देखिए, ऊपर से ब्लेड आ रहा है, 2 पोल के सपोर्ट से है. सर उस मशीन पे रखा जाता है और रस्सी की मदद से उस ब्लेड को आपके सर के ऊपर गिरा दिया जाता है और आपका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था. इमेजिन नाउ, ये कितनी पेनफुल पनिशमेंट थी, सिर्फ इसलिए कि लोग इनके रूल्स एंड पॉलिसीज को डिसोबे करते थे. एंड चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट दिस गिलेटिन मशीन. ये गिलेटिन मशीन जैसा कि हम पिक्चर में देख चुके हैं कि किस टाइप की थी, और ये गिलेटिन मशीन इन्वेंट करने वाले जो थे उनका नाम खुद गिलेटिन था. तो उनके नाम पे ही इस मशीन का नाम रखा गया था. दिस मशीन वाज नेम्ड ऑन हिज नेम, दैट इज गिलेटिन. ना चिल्ड्रन, इसी वजह से आपकी जो जैकोबिन गवर्नमेंट का रूलिंग पीरियड था, दैट इज नोन एज द रीन ऑफ टेरर. अब चिल्ड्रन, ये पनिशमेंट भी देते थे, ये कुछ अच्छी चीजें भी करते थे, तो इन्होंने कुछ बुरी चीजें भी की थी. अब क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, लेट्स डिस्कस. तो चिल्ड्रन, अब रोबेस्पियर क्या चाह रहे थे? जो अच्छी चीज थी उनकी, दैट वाज वेरी गुड, कि वो सोसाइटी में ना इक्वालिटी लाना चाह रहे थे. जिस तरीके से उन्होंने इक्वालिटी लाना चाहिए वो लोगों को थोड़ी सी पसंद नहीं आई.
अच्छी चीज तो ये थी ना, बहुत अच्छा था कि वो ना सभी को इक्वली ट्रीट करना चाह रहे थे, बट द वे ही डिड, पीपल डिडंट लाइक दैट। सो चिल्ड्रन, सबसे पहला, एज आई हैव टोल्ड यू, कि वो इक्वालिटी लाना चाह रहे थे, ही वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वेजेस एंड प्राइसेस पर मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, इससे ज्यादा आपकी वेजेस नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई प्रोडक्ट है जो मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, वो मार्केट में मैं उसको बेचना चाह रही हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट पे मैक्सिमम सीलिंग लग चुकी है कि उस प्रोडक्ट को मैं 30 रुपीज से ज्यादा में नहीं बेच सकती। तो चिल्ड्रन, मैं उसको 30 रुपीज से ज्यादा में बेच ही नहीं पाऊंगी, चाहे मैं कितना अच्छा भी प्रोडक्ट बना लूं, कितना अच्छी भी उसमें क्वालिटी लगा लूं। तो यहाँ क्या था, उन्होंने मैक्सिमम सीलिंग कर दी थी। व्हाई? सो दैट चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सब लोग एक ही प्राइसेस पे कमोडिटीज खरीदेंगे। मोर ओवर, उन्होंने तो आपके टर्म्स चेंज कर दिए थे जो फ्रांस में यूज होते थे। फ्रांस में मैडम एंड सर, इन जो सैल्यूटेशंस को यूज किया जाता था, जैसे हम इंडिया में मिस्टर एंड मिसेस, श्रीमान या श्रीमती बोलते हैं, ऐसे ही फ्रांस में आपके मैडम एंड सर बोला जाता था। उन्होंने कहा कि अब कोई मैडम एंड सर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैडम एंड सर जब बोलते थे तो वो ये इंडिकेट करता था कि आप बहुत वेल्दियर सेक्शन से बात कर रहे हो सोसाइटी के, जो पैसे वाले हैं उनको मैडम एंड सर बोला जाता था, इनका मानना ये था। तो इन्होंने कहा कि अब ये कोई मैडम एंड सर वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अब आप मेल के लिए यूज करेंगे सितोयन एंड फीमेल के लिए यूज करेंगे सितोयनी। सितोयन एंड सितोयनी बोथ मीन सिटीजन। तो उन्होंने कहा कि अब सिटीजन के नाम से सब जाने जाएंगे, कोई मैडम सर नहीं, क्योंकि मुझे इक्वालिटी चाहिए, मैं सबको इक्वल ट्रीट करूंगा, चाहे आप रिच हैं या पुअर। अब सब सितोयन एंड सितोयनी से जाने जाएंगे। सितोयन इज फॉर मेल सिटीजन एंड सितोयनी इज फॉर फीमेल सिटीजन। एंड चिल्ड्रन, वाइट फ्लोर जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था, इस चीज से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया था। क्यों एक्सपेंसिव हो गया था? क्योंकि रूबिस्पियर ने एक आपकी मैक्सिमम सीलिंग लगा दी थी कि अब जो आपका मेंदा है, व्हाइट फ्लोर मींस मेंदा, मेंदा है वो इतने ही प्राइस पे बिकेगा। तो वो क्या हो गया था? एक्सपेंसिव हो गया था। उनका कहना ये था कि रिच है तो भी इसी प्राइस में खरीदेंगे, पुअर है तो भी इसी प्राइस में खरीदेंगे। तो उन्होंने तो मैक्सिमम सीलिंग कर दी थी ना, तो लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया था। जो पुअर कम्युनिटी थी वो और गुस्से में आ गई थी कि इन्होंने तो ना सबके लिए बराबर कर दिया, अब तो ये हमारे लिए और महंगा हो गया, हम पहले से ही इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, पहले से ही हम ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे, अब आपने मेहंदी को भी एक्सपेंसिव कर दिया। क्योंकि जब मैदा एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो फ्रांस का स्टेपल फूड ब्रेड है वो भी कॉस्टली होगी। एंड वही हुआ, रूबिस्पियर ने मीट एंड ब्रेड दोनों के ही फिक्स प्राइस कर दिए, राशन कर दिया। चाहे आप रिच सेक्शन से हैं तो भी आप उसी प्राइस में खरीदेंगे, अगर आप पुअर सेक्शन से हैं तब भी आप उसी प्राइस में खरीदेंगे। तो ये सब रूबिस्पियर कर रहे थे इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत हो गया। वो ये गलत हो गया कि जो रिचर सेक्शन है वो तो अफोर्ड कर लेंगे, आप फिक्स प्राइस कर दीजिए, देन व्हाट अबाउट पुअर कम्युनिटी, व्हाट अबाउट पुअर पीपल, व्हाट अबाउट कॉमन पीपल, जो वहां पे और भी लोग थे उनका क्या होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा। वो तो सिर्फ इक्वालिटी लाना चाह रहे थे। चिल्ड्रन, ये बात ठीक है, अच्छी है कि आप इक्वालिटी लाना चाह रहे थे सोसाइटी में, तो ये चीजें जो लेके आया, लेकिन वो तो आपका उल्टा इफेक्ट कर गई ना, एडवर्स इफेक्ट आ गया उसका लोगों पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो अच्छे नहीं लगे। एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, जितने चर्चेस थे, all the churches were converted into barracks and government buildings. Now children, what is the meaning of barracks? Barracks is the place जहाँ पे soldiers रहते हैं, आर्म्स रखे जाते हैं, वेपन्स रखे जाते हैं, उस प्लेस को बोला जाता है बैरक्स। तो जितने भी चर्च थे वो सब बैरक्स में कन्वर्ट कर दिए और गवर्नमेंट बिल्डिंग में कर दिए, जहां से लोग अपना काम संभाल सके।
उसके जो लोग थे, रोबेस्पियर के जो लोग थे, वो अपना काम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई। तो चिल्ड्रन फाइनली क्या हुआ, जितने भी लोग थे, वेदर दे वर कॉमन पीपल और फ्रॉम दी जैकोबिन क्लब टू, चाहे वो जैकोबिन क्लब के लोग थे, जो पॉलिटिकली पीपल थे, जो रोबेस्पियर से जुड़े हुए थे, वो लोग भी अब रोबेस्पियर को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था उनको भी रोबेस्पियर की क्रुएलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो जिस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे थे, जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस ला रहे थे, वो लोगों को पसंद नहीं आए। एंड फाइनली लोगों ने मिलके क्या किया, उसी मशीन से, जिस मशीन से वो लोगों को पेनलाइज्ड करते थे, मार देते थे इतने निर्दयी तरीके से, उसी तरीके से यहाँ कोर्ट ने भी रोबेस्पियर को सजा दी। He was guillotined by the guillotine machine in 1794. So children, अब लुइस 16 भी गए, उनकी रानी भी गई, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी गए, नेशनल असेंबली का अब कुछ लेना देना नहीं था। तो अब क्या था, अब क्या आने वाला था फ्रांस में? फ्रांस में कोई स्टेबल सिचुएशन आ ही नहीं पा रही थी। फ्रांस में कोई ऐसा पर्सन नहीं आ पा रहा था जो फ्रांस को संभाल सके। अब चिल्ड्रन क्या था, आप देखो लुइस 16 भी वेल्डियर सोसाइटी से थे, वेल्डियर बैकग्राउंड से थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी थे। अब यही अमीरों का सिलसिला चलता आ रहा था और वही दोबारा से हुआ। यहाँ पर फिर से जैकोबिन क्लब का पार जब एंड हो गया रोबेस्पियर के मर जाने से, वहां पर अब आपकी जगह लेने वाले आए तो वो थे आपके वेल्डियर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग जो पैसे वाले थे, अब उनके हाथों में पार आ गई। उन्होंने अब फ्रांस को संभाला, इन द सेंस नहीं भी संभाला, संभाला भी नहीं भी संभाला। What was the situation now? Let's see. उन्होंने पार को सीज कर लिया, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें उन्होंने वापस से जो भी नॉन प्रॉपर्टी मैन थे उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए। मतलब अब फिर से जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट देने के राइट्स नहीं थे। वापस से वही सिचुएशन आ गई। अब इन लोगों ने मिलके 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को मिलके इलेक्ट किया। एक का नाम था डायरेक्टरी, एक का नाम था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स थे। अब चिल्ड्रन आप सोच रहे होंगे कि मैम 2 क्यों बनाई? तो इन्होंने ये सोचा कि अभी तक एक ही चला आ रहा था, एक ही पॉलिटिकल बॉडी चली आ रही थी, तो पूरा पार उस पॉलिटिकल बॉडी के हाथ में आ जाता। चाहे आप नेशनल असेंबली की बात करें, चाहे आप कन्वेंशन की बात करें, तो इससे अच्छा है कि हम वापस से वो सारा पार एक के हाथ में ना आने दें, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक उन्होंने डायरेक्टरी में किया और एक उन्होंने एग्जीक्यूटिव किया। अब चिल्ड्रन यहाँ देखो, दोनों को ही इक्वल पावर देने पड़े, दोनों को ही राइट्स थे। अब दोनों में ही क्लैशेस होने लगे। इन्होंने कहा नहीं, जो फैसले हम ले रहे हैं, जो रूल्स हम बना रहे हैं, जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं वो अच्छी है। इन्होंने कहा नहीं, हमारी पॉलिसी चलेगी, हमारे रूल चलेंगे। अब इन दोनों के आपस में क्या होने लगे? क्लैशेस। देखा जाए तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ चुकी थी। कोई पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था फ्रांस, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई तो आसपास के जितने भी देश थे फ्रांस के, सबने सोचा क्यों ना वी शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा उठाया जाए और फ्रांस पे हम कब्जा कर ले, अटैक कर दे।
यहाँ जब तक ये सारी चीजें चल रही थी, दूसरे देश अटैक करने का सोच रहे थे, कब्जा करने का सोच रहे थे, सीज करने का सोच रहे थे, तब वहां पर हमारे हीरो उठकर आए। जो मेन हीरो थे वो ऊपर आए, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ चिल्ड्रन, इनका सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक मिलिट्री लीडर थे और इनको लगा कि ये फ्रांस इन लोगों की लड़ाई की वजह से हमारा फ्रांस हमसे छिन जाएगा, दूसरे देश आके कब्जा कर लेंगे, तो क्यों ना मैं फ्रांस को बचा लूं। और ये ऊपर उठकर आए और इन्होंने फ्रांस को बचा लिया एंड फाइनली he became the monarch of France in 1804. So children, अभी देखो अब किसका आ गया था राज, अब हमारे थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब चिल्ड्रन, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप अपने 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जब ये आए इन्होंने क्या चेंजेस लेकर आए, क्या अच्छा किया, फ्रांस को कैसे संभाला। वो सब पढ़ने के लिए तो आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा, दैट इज फॉर योर 10th क्लास। So the rest of the story you will study in your 10th class now. The most important point which they have mentioned in your book for the Napoleon Bonaparte is that he got defeated by the conservatives in the Battle of Waterloo. अब ये बैटल ऑफ वाटरलू में कैसे हारे कॉन्जर्वेटिव्स में, दिस फुल स्टोरी यू विल स्टडी इन योर 10th क्लास। सो चिल्ड्रन, ये तो था हमारा पूरा चैप्टर, किसने कैसे रूलिंग की, कौन आया, कौन हारा, कौन कैसे मरा। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है कि इस पूरी स्टोरी में जो हमने पढ़ी, लुईस 16 की पढ़ी, रोबेस्पियर की पढ़ी, नेशनल असेंबली की पढ़ी। तो चिल्ड्रन, अब हमको ये जानना है, जब इतने रेवोल्यूशन चल रहे थे, इतने हमारे मोनार्क चेंज हो गए, नेशनल असेंबली आ गई, कन्वेंशन नाम रख दिया गया, उस टाइम हमारी विमेन कहाँ थी? क्या हमारी विमेन जो थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन किए थे? फ्रांस की विमेन कितने आगे आई थी? क्या क्या उन्होंने किया? किन इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कहाँ उन्होंने लड़ाई की? कहाँ वो पहुंची? ये सारा सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं कि जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आए तब उनकी कंडीशन क्या थी, उनको क्या राइट्स दिए गए, जब लुईस 16 थे तब क्या राइट्स दिए गए, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आए तब उनके पास क्या राइट्स थे। तो हमको यहाँ पूरी कंडीशन पढ़ना है विमेन की, कहाँ कहाँ वो रेवोल्यूशन के लिए पहुंची, क्या वाकई में हमारी जो विमेन थी उन्होंने रेवोल्यूशन किए थे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, विमेन ने एक्टिवली सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन ऑल इवेंट्स। उनका इन्वॉल्वमेंट हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक रेवोल्यूशन में इक्वल रहा। उनको ये उम्मीद थी कि अगर वो सब जगह अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी, रेवोल्यूशन करने जाएंगी, प्रोटेस्ट करने जाएंगी, तो शायद उनकी जिंदगी संवर जाए, शायद उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। ये सब सोचकर वो हर जगह पहुंच जाती थी। तो चिल्ड्रन, उससे पहले तो हम ये पढ़ें कि कंडीशन क्या थी विमेन की। तो अभी देखो, 2 तरीके की विमेन थी, एक आपके नोबल फैमिली से थी और दूसरा आपके थर्ड एस्टेट की थी। तो चिल्ड्रन, जितनी भी नोबल फैमिली की डॉटर्स थी या जो थर्ड एस्टेट के वेल्दियर मेंबर्स थे, सिर्फ उनकी ही डॉटर्स को कॉन्वेंट स्कूल में जाने के राइट्स थे, बाकी कोई स्कूल नहीं जा सकता था, बाकी किसी को भी जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, सिवाय किसके? जो नोबल फैमिली की डॉटर्स थी या फिर जो थर्ड एस्टेट के बहुत वेल्दियर मेंबर्स होते थे उनकी डॉटर्स को। बाकी सबके लिए सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड था, ना तो वो स्कूल जा सकती थी, ना वो जॉब ट्रेनिंग पे जा सकती थी। अब चिल्ड्रन,
जब पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हो रहे थे, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हो रहे थे, हमारी विमेन भी उसमें आगे आई, उन्होंने भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। क्यों? व्हाई? उन्होंने भी क्यों बनाए? क्योंकि वो भी पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी। They also wanted their political rights. Now, what kind of political rights? The most important is right to vote. वो कहती थी उनको भी राइट टू वोट चाहिए, उनको भी बोलने का अधिकार चाहिए, उनको भी इक्वल प्लेस चाहिए सोसाइटी में। बट ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन उन्होंने 60 पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, उन्होंने भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, विमेन भी आगे आई और अपने इंटरेस्ट, अपने हित के लिए वो लड़ी। सबसे ज्यादा अगर कोई भी पॉलिटिकल क्लब विमेन का था तो दैट वाज द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, SRRW. This is the most famous political club formed by the women. Now children, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हर चीज में वो आगे थी, उन्होंने भी आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, लेकिन उनको राइट्स नहीं दिए गए। इवन याद करो, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बना था तब उनको पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। पैसिव सिटीजन मीन्स नो राइट टू वोट, कोई राइट्स नहीं, कोई वोटिंग राइट्स नहीं। सो विमेन वर रिड्यूस्ड एज पैसिव सिटीजन at the time of Constitution of 1791. चिल्ड्रन, एक बुक में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है एनसीईआरटी में, आई एम शेयरिंग द पिक्चर ऑफ इट। उसमें आप देखें ओलंपी घोष आपकी सबसे फेमस विमेन उठकर आई थी, रेवोल्यूशनरी बोला जाता था उनको। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी, इवन उन्होंने भी बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, बट फाइनली शी वाज चार्ज्ड ऑफ ट्रेजन और उन पे देशद्रोही का इल्जाम लगाकर मार दिया गया था। इट मीन्स विमेन को आगे नहीं आने दिया जा रहा था। सो चिल्ड्रन, अब विमेन की कंडीशन क्या थी जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई? रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एज यूजुअल चेंजेस लेकर आई थी। अब विमेन के लिए क्या चेंज लेकर आई थी? तो चिल्ड्रन, यही एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने थोड़ा सा विमेन के लिए सोचा। और क्या सोचा? उन्होंने क्या राइट्स दिए? अब स्कूल्स भी बना दिए गए, स्कूलिंग को कंपलसरी करने दिया। अब सारी लड़कियां स्कूल जा सकती थी, स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया था। अब कोई भी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था अपनी डॉटर्स की, खत्म कर दिया गया था ये वाला सिस्टम। फोर्स मैरिज वाज एलिमिनेटेड, डिवोर्स को लीगल कर दिया गया था। पहले सिर्फ मेन को ही हक था, अब विमेन, अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, कैन गो फॉर डिवोर्स। इट वाज मेड लीगल। उनको जॉब ट्रेनिंग दी जाने लगी। नाउ चिल्ड्रन, व्हाई जॉब ट्रेनिंग? सो दैट वो छोटे मोटे काम कर सके। क्या वो घर के काम में रहती थी, बच्चों को संभालती थी, तो अब थोड़ा सा उनका सोसाइटी में एक प्लेस बनानी थी। और वो प्लेस कब बन सकती थी? जब वो छोटा मोटा काम करना शुरू करती, कमाना शुरू करती, इसलिए उनको जॉब ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। अब कोई भी जबरदस्ती शादी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। तो चिल्ड्रन, अब तो विमेन की बल्ले बल्ले थी, सारी विमेन खुश थी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए थे। अब चिल्ड्रन, बात करते हैं कि विमेन की कंडीशन जब रेन ऑफ टेरर था, दैट इज द रेन ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तब क्या हालात थे विमेन के? तो जैसे ही रोबेस्पियर की सरकार आई, उन्होंने सारे पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करा दिया, जितने भी विमेन के क्लब्स थे।
उन्होंने कहा कि सारी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन करी जाए जिसमें विमेन इंडल्ज्ड हैं। विमेन जिन भी पॉलिटिकल क्लब्स को चला रही हैं उन सबको खत्म कर दिए जाए। तब भी अगर विमेन नहीं मानी तो विमेन जो प्रोमिनेंट विमेन थी, जो फेमस विमेन थी, जो सबसे आगे रहती थी पॉलिटिकल क्लब्स में विमेन को राइट्स दिलाने के लिए, उनको अरेस्ट किया गया और कुछ विमेन को तो मार दिया गया क्योंकि वो ज्यादा आवाज उठा रही थी। मार दिया गया ये तो कॉमन था रोबेस्पियर के लिए, इसलिए तो इनके शासन को बोला जाता है दहशत भरा शासन। इन्होंने बहुत डराया था लोगों को, लोग बहुत डरे हुए थे जब इनका रूलिंग पीरियड था। ज्यादा नहीं, बस 1 साल के लिए था, इसलिए लोगों ने फिर इनको ही मार दिया था। नाउ चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द विमेन वर एग्जीक्यूटेड। अब ये जो लड़ाई थी विमेन की सफ्रेज की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफ्रेज? राइट टू वोट। ये 200 साल तक चली। हमारी विमेन कितनी ब्रेव थी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि 200 साल तक सफ्रेज के लिए लड़ती रही, राइट टू वोट के लिए लड़ती रही। एंड फाइनली इन 1946 women in France won the right to vote। 1946 में आके फ्रांस में विमेन को ये हक दिया गया, राइट दिया गया वोटिंग का। नाउ चिल्ड्रन, ये तो हमने पढ़ लिया विमेन की कंडीशन कि जब लुई 16 थे तब क्या थी, जब नेशनल असेंबली आई तब क्या थी, जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तब क्या थी, और जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे तब क्या थी, और विमेन को कब वोटिंग राइट्स मिला। अब चिल्ड्रन हमको पढ़ना है स्लेवरी सिस्टम कि आप ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनार्क आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आई, इनके वक्त स्लेवरी सिस्टम कैसा था, स्लेवरी सिस्टम किसे कहा जाता था और स्लेव्स कौन थे, अब हम ये पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, स्लेवरी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, स्लेव सुना होगा। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। इन द सेंस सर्वेंट्स कहते हैं, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, जो घर में सर्वेंट्स आते हैं वो नहीं, जिनको हम गुलाम बना के रखते हैं, जिनको हम बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराते हैं, तो स्लेवरी सिस्टम होता है गुलामी। तो चिल्ड्रन, यूरोप, जैसा कि हमको मालूम है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत पावरफुल कंट्रीज थे। अदर देश से अगर आप कंपेयर करो, अदर कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करो तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत पावरफुल बैठी थी। अब वो इतनी डोमिनेटिंग थी कि जो छोटे छोटे देश थे ना, उनको अपनी कॉलोनीज बना के रखती थी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इंडिया भी पहले कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा जमा रखा था। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रिसोर्सेज लेते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, अपने यहाँ फिनिश गुड्स बनाते थे और फिर हम ही को ही ज्यादा रेट में बेचते थे। तो ये तो कॉलोनी से तो हुई। हम किसकी कॉलोनी थी? इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की थी। ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कुछ कॉलोनीज बना रखी थी जहां उनका कब्जा चलता था, जहां उनके रिसोर्सेज पे कब्जा होता था। तो उनमें से कुछ थी हमारी कैरेबियन में थी, जैसे मार्टिन, सेंट डोमिंगो एंड ग्वादेलूप। ये कुछ आपकी कॉलोनीज थी जहां यूरोपियन कंट्रीज का पार चलता था, शासन चलता था, दबा के रखते थे, डोमिनेट करते थे इन लोगों को। किस लिए था? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छे सप्लायर्स थे। किसके सप्लायर्स थे? ये कमोडिटीज के सप्लायर थे, सच एज टोबैको, इंडिको, शुगर, कॉफी। तो ये तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब इन सब के सप्लायर्स थे ये कॉलोनीज, तो यूरोपियन पावर इनको कब्जे में करके रखता था, यूरोपियन कंट्रीज जो थी। अब यूरोपियन पावरफुल थे, नाक वाले थे, थोड़े खुद काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि हम अपने घर बैठे रहें, आराम फरमाएं और बाहर से लेबर को लेकर आए और वो काम करें। जब इतने अच्छे सप्लायर्स हैं, आप खेती कर सकते हो, उनको और आगे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ यूरोपियंस नहीं काम करने के लिए तैयार थे, वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब वो काम करने को तैयार नहीं थे तो इस वजह से वहां पर हो गई शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर कम पड़ने लगी। अब जब लेबर कम पड़ने लगी
तो कहीं से तो लेबर लेकर आनी थी। इस शॉर्टेज ऑफ लेबर ने बर्थ दिया स्लेव ट्रेड को, स्लेवरी सिस्टम को। और ये हमारी कब स्टार्ट हुई? 17th सेंचुरी में। अब चिल्ड्रन, इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, यहाँ तीनों में ही आपस में स्लेव्स को सप्लाई किया जाता था, बेचा जाता था। तो वर्ल्ड मैप पे जब हम इन तीनों प्लेसेस को देखेंगे तो ये एक तरीके का ट्रायंगल बनाते हैं वर्ल्ड मैप पे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रायंगुलर। अब स्लेव क्या? सर्वेंट्स, जिनको सप्लाई करना होता था, खरीदना होता था, बेचना होता था। ट्रेड, जहां पर खरीदा और बेचा जाता। बाय द वर्ड इट इज क्लियर, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ऐसा ट्रायंगल जहां पर स्लेव्स को कहीं से खरीद के लाया जाता था, कहीं और ले जाया जाता था और किसी और को बेचा जाता था। यहाँ पर स्लेव्स का व्यापार चलता था, बेचा और खरीदा जाता था। अब कैसे? फ्रांस में 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स किसको कहते हैं? जो समुद्र किनारे सिटीज बसी हुई होती है, राइट? तो बॉर्डो और नैंटेक्स, ये फ्रांस के 2 पोर्ट सिटीज हैं जहां से शिप जाती थी, अफ्रीका जाती थी। वहां से अफ्रीकन को ठूस के, भर के, टाइटली, जबरदस्ती करके शिप में 3-3 महीने तक बांध के लाते थे, भेड़ बकरियों की तरह। जैसे कि भेड़ बकरियों को लाते थे ना भर के, उनको हिलने की भी जगह नहीं मिलती थी, इतना टाइटली जबरदस्ती पैक करके लाते थे। 3-3 महीने जर्नी करते थे। इमेजिन करो इनकी क्या सिचुएशन होती होगी। तो ये अफ्रीका से लेकर आते थे और अमेरिकन को आके बेच देते थे। फिर अमेरिकन इनको कहाँ सप्लाई करते थे? यूरोप पे सप्लाई करते थे, जहां पर शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। That is why it is known as triangular slave trade, कि कहीं से लेबर को लाया जा रहा है, पैक करके लाया जा रहा है, अफ्रीका से लाया जा रहा है, उनको कहीं और बेचा जा रहा है और किसी और के लिए बेचा जा रहा है। तो दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो अफ्रीका से पैक होकर आते थे टाइटली इन शिप्स, 3 महीने तक पैक रहते थे जितने भी हमारे लेबर्स रहते थे, और उनको बॉन्डेड लेबर पे काम कराया जाता था। बॉन्डेड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता था कि आपको इतने पीरियड के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, आप यहाँ से जा नहीं सकते। उनको बांध लिया जाता था। अब चिल्ड्रन, ये जो उनको एक्सप्लॉइटेशन था, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लेबर को, कहीं ना कहीं उनसे उनकी सारी डिमांड पूरी हो रही थी, जो भी यहाँ शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। इस तरीके से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना और यूरोपियंस जो पावरफुल कंट्रीज थी वो इस तरीके से डोमिनेट करते थे अपने कॉलोनीज को। अपने जो कॉलोनीज थी, जो सबसे अच्छे सप्लायर्स थे, टोबैको के थे, इंडिको के थे, शुगर के थे, कॉफी के थे, वहां पर लेकर आते थे स्लेव्स। गुलामी करने के लिए लोगों को लाते थे कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारे लिए काम करोगे और बॉन्डेड लेबर पे करोगे। सो चिल्ड्रन, नाउ वी हैव टू स्टडी। ये तो हमने देख लिया कि हमारे स्लेव्स की क्या कंडीशन थी, लेकिन इस स्लेवरी सिस्टम को खत्म किसने किया एंड रीस्टैब्लिश किसने किया? वी हैव टू स्टडी दिस। सो लेट्स स्टडी। हमने देखा कि कैसे लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता था और उनके एक्सप्लॉइटेशन से कैसे यूरोपियन कंट्रीज की जो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी उसकी डिमांड फुलफिल हो रही थी। अब चिल्ड्रन, बात करते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम था ये कैसे खत्म हुआ। इन 1794 जब जैकोबिन रिजीम था, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे लीडर और कन्वेंशन आया था, उन्होंने उस कन्वेंशन के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया था
कि सारे स्लेव्स को फ्री किया जाए. It means in 1749 the slavery system came to an end. खत्म हो गया था. लेकिन जब नेपोलियन आ गए वापस से स्लेवरी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया था. Finally in 1848 slavery system was abolished from France. 1848 में आके फिर स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया गया. तो हमने देखा कि जैकोबिन जो रिजीम था उन्होंने फ्री कर दिया था स्लेव्स को, फिर नेपोलियन ने आके वापस रीस्टैब्लिश कर दिया था, एंड फाइनली 1848 में स्लेवरी सिस्टम वाज abolished. Now children, next topic is the revolution in everyday life. अभी क्या जो रेवोल्यूशन चल रहे थे फ्रांस में, हमने देखा पहले सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी, फ्रांस की कंडीशन बुरी थी, लुइस 16 को किंग बनाया गया, लुइस 16 बने, फिर उसके बाद लोगों ने कैसे अटैक किया, अटैक करने के बाद लुइस 16 को एग्जीक्यूट किया गया, फिर जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आए, फिर रीन ऑफ टेरर आया, रीन ऑफ टेरर के बाद उन्होंने कन्वेंशन रखा नेशनल असेंबली का नाम. कैसे सारे रेवोल्यूशन चलते जा रहे थे. इतने सारे रेवोल्यूशन चलने के बाद, इतने किंग्स और मोनार्क के चेंज होने के बाद, उस टाइम पर हमारी जो एवरीडे लाइफ थी वो कैसी थी, कैसे लोग मैनेज कर रहे थे, कैसे लोगों की जिंदगी निकल रही थी, ये हमको देखना है कि जो रेवोल्यूशन चल रहे थे उनका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी चल रही थी. सो लेट्स टॉक अबाउट 1789 में लोगों की जो लाइफ थी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी. इक्वालिटी लो, लिबर्टी लो रोज प्रैक्टिस होने लगी. अब लोगों की लाइफ का हिस्सा बन गया था लिबर्टी एंड इक्वालिटी. सेंसरशिप खत्म हो गई थी. नाउ अगेन व्हाट इज सेंसरशिप? जहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, आपको बोलने का हक नहीं है, इट इज कॉल्ड सेंसरशिप. इसको खत्म कर दिया गया था. राइट्स दे दिए गए थे मैन एंड सिटीजन को, डिक्लेयर कर दिए गए थे राइट्स. फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दे दिया गया था, एक्सप्रेशन भी दे दिया गया था कि आप अपने ओपिनियन, अपने सजेशन, अपने विचार रख सकते हैं, आपको बोलने का हक है. फ्रीडम ऑफ प्रेस था. फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या कहता है कि अब आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, मैगजीन में दे सकते हो, रिपोर्ट्स में दे सकते हो. आप लोग मजे लेने लगे थे, प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिवल, सब कुछ सेलिब्रेट होने लगा था. तो ये तो थी उनकी एवरीडे लाइफ. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इसे पढ़ने में और आपको ये सिंपल भी लगा होगा. यू मस्ट हैव एंजॉयड इट एंड दिस चैप्टर seemed to be very simple for you all. अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी मेरे से पूछना है, you can drop a message in my comment box. I'll definitely try to give reply for the same. And children, be connected to my channel. Please subscribe my channel. और आगे आपको किस चैप्टर पे मेरे से वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पे बनाऊंगी. सो चिल्ड्रन, हमने कहानी को देखा, बहुत सारा फ्रांस में इंस्टेबिलिटी आई, बहुत राजा आए, सबने बहुत अपने अपने रूल्स चलाए, पॉलिसीज चलाई. तो इन सब से भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. और हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? सो दैट जो भी हमने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा वो हम प्रेजेंट फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकें. सो चिल्ड्रन, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप शेयरिंग इट विद योर नियर एंड डियर वंस. एंड आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते रहे, मेरे चैनल को लाइक करते रहे, प्रमोट करते रहे. सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर लर्नर्स.